हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोग्राफी। जैसे कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इलेक्ट्रोग्राफी पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोग्राफी। इलेक्ट्रोग्राफी जिस तरह हम लोग ने ईसीजी कराने जाते हैं तो वो जो लाइनें आती हैं, जो भी हार्ट का, समझ जाओ। चलिए कोई बात नहीं। हम लोग पहले इसमें होता है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है बिजली का चलना, और रीपोलराइजेशन मतलब बिजली चली गई। जब एसए नोड एबी नोड जो बिजली उत्पन्न करता है, उसी बिजली के उत्पन्न होने से आरटीएफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ईसीजी होता है वही जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वही उसकी लाइनें दिखाता है। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी लाइनें दिखाता है। तो पहले डीपो बिजली का चलना। बिजली चली गई, क्या बिजली चली गई? किसको छोड़ के? किसी के गर्लफ्रेंड का नाम बिजली तो नहीं है? तो बोलेगा सर हमारे बारे में कह रहे हैं। नहीं बाबू, ये इलेक्ट्रोग्राफी का तो होता है डीपोलराइजेशन, बिजली का चलना, और रीपोलराइजेशन बिजली चली गई। अब इसी के बाद हम लोग ईसीजी ग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। पहले आप लोग देखिए। ये होती है ईसीजी। आपको डिनोटेड हम ब्लैक से कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ईसीजी का वो जो हार्ट जो होता है, जो मापता है, इलेक्ट्रोग्राफी जो मशीन होती है, जो ईसीजी हम लोग की बताती है, वो कैसे बताती है। जब आरटीआ, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बेहतर होगा कि आप अगला वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे तो आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो पी क्या होता है? जब दोनों आरटीआ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब करती हैं तभी ये लूप बनता है, तभी वो नापता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट की तो रिलैक्स करता है, उसके बाद तुरंत वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये निकलता है। और लास्ट में हार्ट एक्चुअल में जब हाथों को देखिएगा, जैसे ये है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐसे करके करती है, ये नहीं कि एक ही बार ऐसे कर दी, नहीं। वो जब ऐसे करती है तो हल्का सा रुक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब रिलैक्स करती है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब रिलैक्स करती है तो लास्ट में हल्का सा हिल के कॉन्ट्रैक्ट करती है, हिल के, जो ये टी दर्शाता है। चलिए अब हम लिख दे रहे हैं आपको।
डिपोलराइजेशन आर्टेरिया लीड टू आर्टिया सिस्टोल। जब ये सिस्टोल करता है तो ये लूप बनता है। उसके बाद ये जो होता है दोस्तों, देखिए जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती हैं तो वो किसको दर्शाती हैं? QRS को दर्शाती हैं। इसमें ये जो QRS होता है ये माइनस होता है क्योंकि ये नीचे हो जाता है। और T जो होता है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये फिगर नीट के पेपर में आ भी चुका है। एक बार आप लोग जानते होंगे तो आप लोग देख भी लीजिएगा। ये मैप के बारे में वो दे के पूछा है। अगर इसमें पूछ लेता है कि जो ECG का इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट का होता है तो वहाँ पे अगर लिखता है T तो कितने लोग जानेंगे हाँ T एंडिंग पॉइंट है। लेकिन नहीं, T के एंड का जो होता है एंड, यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है T के एंड पे, वहाँ पे होता है एंड ऑफ सिस्टोल। तो आप लोगों ने देख लिया। पहले इसके पहले वीडियो में हम बताए हैं कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसी से ही निकलता है। तो आप लोग वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में और ऑक्सीनेटेड ब्लड में, सेल के पास और लंग्स के पास जिसमें एल्वेलाइड होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है। चलिए हम बताते हैं आपको। इस अच्छा स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया होगा दोस्तों। ग्राफ में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आप याद रखिएगा कि कब एस कब होता है, क्यू आर कब होता है, टी कब होता है, और कुछ नहीं। चलिए एक मिनट हम लोग पहले बनाते हैं हार्ट। ये एल्वोलाइड है। एल्वोलाइड आप लोग आगे पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसमें पढ़ेंगे कि ये एक्स्ट्रा नोजल होता है, नोजल पैसेज, नोजल चैम्बर, उसके बाद फेरिनिक्स, इपीग्लोटिस, ग्लोटिस, उसके बाद लैरिक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके बढ़ जाती है दो भागों में। कितने? फर्स्ट ब्रोंकी, सेकेंड ब्रोंकी, थर्ड ब्रोंकी, इनिवियल ब्रोंकी। उसके बाद जो लास्ट में बढ़ती है एक्सटर्नल ब्रोंकीओल। इन जो इनियल हाँ शायद इनियल है, इनियलर ब्रोंकीओल। और लास्ट में जो होता है इंग्लिश थोड़ी कमजोर है भाई, हिंदी मीडियम तो था, कोई बात नहीं। एक्सटर्नल ब्रोंकीओल, उससे जुड़ी होती है ये एल्वोलाइड। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उससे जुड़ी होती है एल्वोलाइड, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम बॉडी तो नहीं बना सकते, लेकिन एक सेल बना दे रहे हैं क्योंकि पूरी बॉडी जो होती है सेल की बनी होती है, तो नॉर्मली कोई बात नहीं, हम लोग सेल बना दे रहे हैं। हाँ दोस्तों देखना रेड वाला, नॉर्मली कहाँ है?
जब ब्लड आर्टरी कहाँ से आती है? आर्ट्रिया में, सब लोग जानते हैं, आगे हमने पढ़ाया है। सुपीरियर वेना कावा, इंटीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है राइट आर्ट्रिया में आता है। तो देखिए राइट आर्ट्रिया से वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। अब लंग से आती है पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस से आएगी लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से आती है सीधे कोशिका के पास। अब कोशिका के पास से भाई देखो कहाँ जाती है, अब कोशिका के बाद जाएगी आपकी फिर से राइट आर्ट्रिया में। अब हम देखेंगे, आपको पता होगा यहाँ पे 3 लेयर पाया जाता है, चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। इसमें पाया जाता है इपिथेलियम ऑफ एल्वोलाइड। एल्वोलाइड ये जो होता है, अब इसके बीच में पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का मेम्ब्रेन। और इसमें पाई जाती है ये कैपिलरी में, कैपिलरी के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। क्या होता है? कैपिलरी। तो हम आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आधे साइड में नीला से और आधे साइड में लाल रंग से, तो आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसे नीले रंग से डिनोट करते हैं और जो ऑक्सीनेटेड होता है उसको रेड से। अब यही हम लोग पता करेंगे कि इसमें डीऑक्सीनेटेड में, किसमें? डीऑक्सीनेटेड में लिखना पड़ेगा, चलिए लिख दे रहे हैं। डीऑक्सीजिनेटेड, जी 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 नेटेड हो गया ब्लड। अब यही पता करना है इसको, PCO2 कितना, PO2 कितना। अब हम लोग आ जा रहे हैं ऑक्सीनेटेड। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस आप लोगों को ये सीक्वेंस याद रखने पड़ेंगे कितने होते हैं, ये याद करिए। तो आप लोग अभी याद कर लेंगे, इसका टेंशन छोड़िए। ये होता है आप लोग को याद करना पड़ेगा कि इपिथेलियम ऑफ एल्वोलाइड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इपिथेलियम ऑफ कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी होती है। जो गैस का आदान प्रदान होता है वो तीनों लेयर से होके होता है। और ये लेयर, चलिए आ गया, ये लेयर जो होती हैं 1 mm से भी पतली होती है। ये तीनों लेयर 1 mm से भी पतली होती है ताकि गैसों का आदान प्रदान आराम से हो जाए। किससे? आराम से, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर देखेंगे और ये क्या है? ये सेल यानी बॉडी के पास। तो सेल आसान से कह सकते हैं बॉडी के पास, सेल लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग
ये सेल के पास। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं PO2 PCO2। ये एल्वोलाइड के पास, आसान सी भाषा में लंग्स के पास, लंग्स के पास। हाँ तो चलिए देखिए, तो अब यही हम लोग को पता करना है, इसमें PCO2 कितना होता है, O2 कितना होता है, ऑक्सीनेटेड में कितना होता है, डीऑक्सीनेटेड में कितना होता है, लंग्स के पास कितना होता है और कोशिका के पास कितना होता है। तो पहले देखिए ऑक्सीजनेटेड हमने पहले वीडियो में पढ़ा भी है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो अभी हम लोग 40-45 का एक गेम खेलते हैं। एक मिनट रुकिए, वो चलिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड तो लाजिम है ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कम होगी, तो क्या 40। आप है यहाँ पे देखिए PO2 CO2। आप बताइए, सेल के पास जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन अपने यूज में लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता करता है, तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है किसमें, CO2। तो यहाँ पे जो होगी CO2 ज़्यादा होगी। अब बताइए, आप अगर पैसे रखें, अगर पैसे खा रहे हैं तो आपके पैसे तो बढ़ेंगे नहीं, लाजिम सी बात है, वो पैसे नहीं बढ़ेंगे। अब उससे आप बिजनेस करें तो वो तो अलग बात है, तो वही बिजनेस है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन खर्च होता है और आगे जो पैसा बढ़ता है वो दूसरा वाला है। चलिए यहाँ पर जो CO2 O2 का कमी हो रहा है, तो लाजिम बात है ये O2 यहाँ पे होगा 40 और ये हो जाएगा 45, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसका स्वयं बना रही है ऑक्सीजन का यूज करके। अब देखिए यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड यानी कि ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कितना होगी ये 45। जब ये 45 है तो O2 कम होगा, और कम कितना होता है 40 45। हाँ हमने यहाँ खाली छोड़ा है। यहाँ पे लंग्स के पास क्या होगी, लंग्स के पास भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कम होगी, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, वहाँ पे क्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो अब चल, अब ये जो दो चीज़ें हैं ये तो हम लोग को याद करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन लंग्स के पास कितना होता है 104, कितने 104। O2 यहाँ पे कितना होता है, ऑक्सीनेटेड है तो ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा कितना होता है 94। बस यही दो चीज़ें याद करनी है, बाकी तो आप जान जाएंगे। डीऑक्सीनेटेड में ऑक्सीजन कम 40, यहाँ पे O2 कम 40 तो 45, यहाँ पे 40 45। बस इसी दो चीज़ों को आपको याद रखना है। अब ये क्या है, चलिए एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाइड, ये पाया कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में मतलब बोले तो ट्रेकिया से जुड़ा होता है। अब ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकी, फर्स्ट ब्रोंकी, 2 ब्रोंकी, 3 इनियल ब्रोंकीओल, एक्सटर्नल ब्रोंकीओल, उसके बाद जुड़ता है एल्वेओलाइड, उसमें एल्वेओल डक्ट की सहायता से जुड़ता है, जो ये बहुत ही छोटा पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाइड। बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है, जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो कैपिलरी में पाई जाती है एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। अब लंग्स के पास CO2 कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना होता है 104, ये हमें याद रखना है, क्या 104। और ऑक्सीजनेटेड में O2 कितना होता है 94, ज़्यादा ही होगा वो तो है, लेकिन ये 94 होता है, ये 45 नहीं होता। जो 40 45 बस यहाँ पे और यहाँ पे 40 40 ये होता है। देखिए तो यहाँ पे 94 होता है, CO2 40 होता है। सेल के पास ऑक्सीजन का कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन वो लेके यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, तो यहाँ पे 45 और ऑक्सीजन 40। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ही। अब यहाँ जाएगी लंग्स के पास तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होकर निकलेगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो 45 और जो ऑक्सीजन है वो 40। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम
अब पढ़ते हैं हम लोग। सोच रहे होंगे क्या है, कुछ नहीं है, यही बताएंगे कि जो सेल से ऑक्सीजन निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, वो किस चीज़ से, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन से, कितने परसेंट प्लाज्मा से, कितने परसेंट वाटर से मिल के जाते हैं, वही चीज़ है। अभी इस हम बता दे रहे हैं आपको। CO2 यहाँ पे 97%, कितने 97% जो ऑक्सीजन होती है वो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के, जो आगे चल के बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, और 3% क्या 3% होके जाती है प्लाज्मा से, प्लाज्मा से। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर 70% जो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाता है HCO3 माइनस के रूप में। एक मिनट हम आगे लिख दे रहे हैं, HCO3 माइनस के रूप में। और यहाँ पे 20 से 25%, ओके रुको रुको, 20 से 25% होके जाती है हीमोग्लोबिन से। तो ये CO2 प्लस हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सीमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बो मीनो हीमोग्लोबिन। और 7% जाता है प्लाज्मा से। कितने परसेंट? 7%। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो ऑक्सीजन 3 जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 60 जाता है। तो O2 से ज़्यादा डिसॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसकी घुलनशीलता ज़्यादा होती है, पानी में ज़्यादा घुल सकता है ऑक्सीजन के मुताबिक, मतलब ऑक्सीजन के अनुसार। तो हाँ हाँ हो गया यार, याद कर लो, खत्म बात। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया जो CO2 है 100% अगर जाती है तो 97% हीमोग्लोबिन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और 3% किससे जाती है? प्लाज्मा से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 70% जाके बनाती है HCO3 माइनस। हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे H3O माइनस हुआ, कैसे टूटेगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अभी नॉर्मली आप लोग याद रखिए। और जो PO2 होता है 20 से 25%, कितने 20 से 25% जाते हैं कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन से चिपक कर जो बनाते हैं कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन, और 7% जाता है प्लाज्मा से। बस इतना ही देख लीजिए, अब रुकिए आगे बताते हैं। अब हम आप लोग को बता देते हैं कि पल्मोनरी सिस्टम और क्या कुछ तो होगा, बनाएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग बना दे रहे हैं लंग्स बना दे रहे हैं। ओ मेरा लंग्स तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोशिका क्या बना दे रहे हैं, कोशिका। चुटकुला सुना है का जी? अरे नहीं, पढ़िए पढ़िए। चलिए,
वाले से बना दे रहे हैं। यहाँ से ब्लड जाती है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड जाती है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास। लंग्स से प्रयास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन नीचे लेते हैं। उसके बाद ये ब्लड शुद्ध हो जाता है, कहाँ जाके? लंग्स में। उसके बाद पल्मोनरी वेन्स, किससे? पल्मोनरी वेन्स से होते हुए आती है लेफ्ट आर्ट्रिया में, और लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाती है आर्क ऑफ एरोटा। 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से पीछे, ऊपर से पीछे। चलिए, ये जाती है कोशिका के पास। अब कोशिका क्या करती है? कार्बन डाइऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, ब्लड हो जाता है, ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड, जिनेटेड। फिर किससे जाता है? सुपीरियर वेना कावा, इंटीरियर वेना कावा, दोनों से कहाँ जाता है? राइट आर्ट्रिया में। हाँ, राइट आर्ट्रिया में। अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे किसको? ये तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कहीं क्या हो किसने जाना। ओहो, ये आपका है लंग्स। यहाँ पे क्या होता है? CO2 बाहर, O2 अंदर। अब इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रिया से राइट वेंट्रिकुलर, राइट आर्ट्रिया से लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखिए, ये जो होता है लेफ्ट, यहीं पे लिख दे रहे हैं आपको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड जाती है राइट आर्ट्रिया। कहाँ पे? राइट आर्ट्रिया। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स सर्कुलेशन। राइट आर्ट्रिया लिखिए, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। 1 मिनट, सही है? हाँ, सही है। चलिए, इसको रेड से नहीं, नीले से लिख दीजिए। ये सही है, इसका होगा सिस्टेमेटिक, सही है ना? स्पेलिंग गलत होगा भैया, माफ कीजिएगा। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। हाँ, कुछ नहीं, ये क्या है आपका? सेल है। पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। ये क्या है आपका? हार्ट है। हाँ, तो अब देखिए, जब सुपीरियर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा से ब्लड आती है राइट आर्ट्रिया में, तो राइट आर्ट्रिया से जाती है राइट वेंट्रिकुलर में। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकुलर। अब राइट वेंट्रिकुलर से लेके कौन जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ लेके जाता है? फेफड़े के पास, लंग्स के पास, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद जाता है पल्मोनरी वेन्स से। कहाँ जाता है? राइट आर्टरी में। जाती किससे? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। इसीलिए इनको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखिए,
लेफ्ट आर्टिया से लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाती है आर का परोटा, 3 पाइप ऊपर 1 पाइप नीचे, इसके पहले सब बता चुके हैं। सही। चलिए अब कहाँ कहाँ पाइप जाती है वो भी बता चुके हैं। चलिए वो आ गया यहाँ पे। अब वो आता है सेल के पास। अब सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट आर्टरी। तो ये एक सिस्टमेटिक, ये जो है ये सिस्टमेटिक, क्योंकि 3 पाइप ऊपर 1 पाइप में बहुत ज़्यादा पाइपें होती हैं, कोई बात नहीं, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। चलिए और का बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ये, आप लोग किताब पढ़ेंगे तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्मॉइड ग्राफ होता है, जिसमें कितनी नीचे होती हैं ऑक्सीजन की, ऊपर होती हैं हीमोग्लोबिन की, कितने हीमोग्लोबिन में कितने चपक के जाएगी। सिग्मॉइड से लेफ्ट जाएगी तो क्या होगा, राइट जाएगी तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। चोरा कहीं ना रुका होगा। चलिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कहीं क्या हो आना, कहीं बचाना। ये क्या होता है, सिग्मॉइड। इसको क्या किया जाए, 60 कर दिया जाए, 40 कर दिया जाए, 20 कर दिया, 10। अब ये मत कहिएगा कम बेसी है, वो वैसे आप लोग मान लीजिएगा। चलिए आप लोग समझदार हैं यार। 50, 10, 30, 40, 50। हाँ तो अब इससे ये सिग्मॉइड होता है, मतलब सही वाला डायग्राम यही है। अब इससे राइट जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, क्या होगा। चलिए देखिए, तो रेड वाले से बना देते हैं। अगर सिग्मॉइड से आपका स्ट्रक्चर राइट में बनता है, राइट में, तो ये ऑक्सीजन कम जाएगी, ऑक्सीजन के से हीमोग्लोबिन कम मिलेंगे, क्या होंगे, कम मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये इसमें होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम, टेम्परेचर ज़्यादा, PCO2 कम, PO2 कम। इसमें PCO2 जो होगा, PCO2 ज़्यादा, उसके बाद H+ ज़्यादा, pH मान कम। अब जब, हाँ सही है, अब जब इससे, अच्छा ये लेफ्ट वाली है, राइट वाली, कौन वाली, राइट वाली। अब इससे लेफ्ट जाएगी तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन कम हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो इसमें होगा
कलर इसलिए चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो अब ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, PO2 ज़्यादा होगा, PCO2 कम होगा, H+ कम होगा, pH मान ज़्यादा होगा। सेम इसी का उल्टा, ये तो एग्जैक्ट, ये करेक्ट वाला है। कौन वाला है? करेक्ट वाला। अब इससे ऊपर जाती है तो क्या कमियां होती है, इससे नीचे जाती है तो क्या कमियां होती है, यही हमको जानना है। अगर लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट में तो ऑक्सीजन कम, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो क्या होगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा कम हो जाएगा। हाँ, जब बॉडी में बुखार होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, H+ ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिससे हम लोग को गर्मी फील होती है। टेम्परेचर कम होगा लेफ्ट वाले में, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, CO2 कम होगा, H+ कम होगा, pH मान ज़्यादा होगा। और वही राइट में आएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, तो टेम्परेचर ज़्यादा, O2 कम, CO2 ज़्यादा, H+ ज़्यादा, pH मान कम कम कम। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, बस इतना याद रखना रहता है किसमें क्या कम, किसमें क्या कम, किसमें क्या पेशी। तो रुके, अब चाहिए इसको, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। हाँ, आप लोग को देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिए हैं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो होता है mmHg, ये ऑक्सी का। चलिए रीच कर देते हैं। हाँ, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि रात में शांति भी रहती है, फैन भी नहीं चलाते हैं ताकि आप लोग को आवाज़ क्लियर मिले। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग अगली बार पढ़ेंगे कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो बताए थे इपीथीलियम ऑफ कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेओलाइट बेसमेंट, वहाँ पे ब्लड से कैसे क्या कितने, जो ये बताएं इतने परसेंट मिल के जाती है, उसको दिखाएंगे वो इतने परसेंट मिल के जाती है तो क्या बनती है, ब्लड पे जाके वहाँ पे कैसे टूटती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, ऑक्सीजन अंदर होता है। चलिए वहाँ पे हम लोग सब देखेंगे। चलिए धन्यवाद।